नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बात करेंगे एक ऐसी रेस की, स्पेस रेस। जब भी स्पेस रेस का जिक्र होता है तो सबसे पहले अमेरिका और सोवियत संघ की वो पुरानी शोरगुल वाली प्रतिद्वंदिता दिमाग में आती है। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। आज बात होगी एक ऐसी नई अंतरिक्ष महाशक्ति की जो बिना किसी शोर शराबे के एकदम खामोशी से अंतरिक्ष में अपना दबदबा बना रही है। लंबे समय तक यही लगता था कि अंतरिक्ष की दौड़ खत्म हो चुकी है। चांद पर इंसान पहुंच चुका था और नासा के रोवर्स मंगल पर घूम रहे थे। लेकिन क्या सच में ये दौड़ खत्म हो गई थी? ये सवाल सीधा चीन की तरफ इशारा करता है। ना कोई बड़े बड़े दावे, ना कोई भावनात्मक भाषण। चीन ने बस चुपचाप एक बेहद सदे हुए और सुनियोजित तरीके से खुद को अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया है। अगर हम 1980 के दशक को देखें तो अंतर बहुत साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका और रूस थे जो डीप स्पेस में जा रहे थे, मंगल और चांद पर अपने मिशन उतार रहे थे, और दूसरी तरफ चीन था। उस समय चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही सीमित था। उनके सैटेलाइट्स मुश्किल से पृथ्वी की कक्षा तक ही जा पाते थे। ये अमेरिका और रूस की तुलना में एक बहुत बड़ा फासला था, एक ऐसा फासला जिसे पार करना उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। एक शांत अंतरिक्ष महाशक्ति का जागरण। तो हुआ क्या कि चीन को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि भविष्य में ग्लोबल पावर जमीन से नहीं बल्कि आसमान से तय होगी। और इसी सोच ने एक बेहद संगठित और स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान को जन्म दिया। उन्होंने लंबी दूरी की योजना बनानी शुरू कर दी, पहले चांद और फिर मंगल। चीन का अंतरिक्ष सफर सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 2003 में शेनज़ोउ 5 के साथ उनका पहला मानव मिशन, और फिर 2007 में चैंगई 1 चंद्र मिशन। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 2019 का चैंगई 4 मिशन। इन्होंने चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग की जो धरती से कभी नहीं दिखता, यानी उसका फार साइड। सीधे संचार के बिना एक अलग रिले सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ऐसा करना, यह सच में एक बहुत बड़ी बात थी। इस अचीवमेंट ने साबित कर दिया कि चीन अब सिर्फ किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, और इसी कामयाबी ने 2021 में मंगल पर झुरोंग की ऐतिहासिक लैंडिंग का रास्ता तैयार कर दिया। लाल ग्रह पर विजय। चांद के बाद अब बारी थी मंगल की। मंगल ग्रह तक पहुंचना टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जाती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मंगल पर भेजे गए लगभग आधे मिशन पूरी तरह विफल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है वहां का बेहद पतला वातावरण, जहां पैराशूट ठीक से काम नहीं करते। और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। और यहीं एंट्री होती है तियानवेन 1 की। इस मिशन के नाम का काव्यात्मक अर्थ है स्वर्ग से प्रश्न। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसे लॉन्च करने की टाइमिंग। सोचिए, 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी से जूझ रही थी, चीन ने बिना किसी शोर शराबे के इतने बड़े और साहसिक प्रोजेक्ट को अंतरिक्ष में भेज दिया। इस मिशन में जो इंजीनियरिंग रिस्क शामिल था वो सच में कल्पना से परे था। तियानवेन 1 को एक साथ 3 बड़े काम करने थे। एक ऑर्बिटर को मंगल की कक्षा में चक्कर लगाना था, एक लैंडर को सतह पर सुरक्षित उतरना था, और एक रोवर को मंगल की जमीन पर चलना था। मजे की बात यह है कि इससे पहले किसी भी देश ने अपने पहले ही मंगल मिशन में इन तीनों कामों को एक साथ करने की कोशिश भी नहीं की थी। ये लिटरली सब कुछ दांव पर लगाने जैसा था। इस साहसिक मिशन के रोवर का नाम रखा गया झुरोंग। चीनी संस्कृति में झुरोंग प्राचीन अग्नि देवता का नाम है, और मंगल ग्रह, जिसे लाल और अग्नि का ग्रह माना जाता है, उसके लिए यह नाम एकदम सटीक है। यूटोपिया प्लेनिशिया नाम की जगह पर इसकी जो लैंडिंग हुई वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी। पृथ्वी और मंगल के बीच 20 मिनट का सिग्नल डिले होता है, इसलिए धरती से कोई भी इसे लाइव कंट्रोल कर ही नहीं सकता था। मशीन को अपना हर फैसला खुद लेना था। खैर, लैंडिंग पूरी तरह सफल रही और चीन इतिहास का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने मंगल पर एक एक्टिव रोवर उतारा। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये तो हुई इंजीनियरिंग की जीत, पर विज्ञान का क्या? चीन असल में वहां उस लाल मिट्टी के बीच क्या ढूंढ रहा था? झुरोंग की मंगल पर युगांतरकारी खोजें। झुरोंग वहां सिर्फ तस्वीरें खींचने या मार्स सेल्फी लेने नहीं गया था। उसका मेन काम मंगल की सतह की गहराई को समझना था। उसे वहां प्राचीन पानी के निशान खोजने और मंगल के उस बेहद क्रूर और कठोर वातावरण को डिकोड करने के लिए भेजा गया था। और झुरोंग के डेटा ने मंगल के प्राचीन गीले इतिहास को बहुत ही शानदार ढंग से सामने रखा। झुरोंग ने ऐसे खनिजों का पता लगाया जो सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही बन सकते हैं,
लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ इसका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इस रडार ने मंगल की सतह के कई मीटर नीचे तक स्कैन किया और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास समतल मैदानों के नीचे जमी हुई बर्फ की परतें मिल गईं। पहले यही माना जाता था कि बर्फ सिर्फ मंगल के ध्रुवों पर ही मौजूद है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बता दें कि ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर खोज है। भूमध्य रेखा के पास समतल जमीन के नीचे पानी मिलने का सीधा सा मतलब यह है कि भविष्य में जब इंसान मंगल पर बस्तियां बसाएंगे तो उन्हें पानी निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। और हम सब जानते हैं कि मंगल पर मानव जीवन के स्थायी अस्तित्व के लिए आसानी से उपलब्ध पानी सबसे बुनियादी जरूरत है। बेशक मंगल पर हालात बिल्कुल भी आसान नहीं है। ज़्युरोंग ने वहां की बेहद कठोर वास्तविकताओं को बहुत करीब से रिकॉर्ड किया। वहां अचानक उठने वाले धूल के भयंकर तूफान और रात के समय तापमान का 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाना, ये सब दिखाता है कि ये लाल ग्रह असल में कितना क्रूर हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि झुरोंग रोवर को सिर्फ 90 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने मंगल की सतह पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक घूम घूम कर हमें डेटा भेजा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये चीनी स्पेस हार्डवेयर की जबरदस्त मजबूती और उसके टिकाऊपन को साबित करता है। महत्वाकांक्षी सैंपल रिटर्न मिशन। जैसे जैसे झुरोंग शांत हुआ और उसके सोलर पैनल धूल से ढके, चीन ने अपना काम खत्म नहीं माना। उन्होंने तुरंत एक और भी मुश्किल लक्ष्य की ओर अपनी नजरें गड़ा दी, और वो था मंगल ग्रह के एक हिस्से को वापस धरती पर लाना। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। ये तियानवेन-3 मिशन है, जिसे 2028 के लिए टारगेट किया गया है। इसमें पहले मंगल पर सुरक्षित उतरना है, मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने हैं, फिर वहां से एक छोटे रॉकेट को मंगल की कक्षा में लॉन्च करना है। कक्षा में उस सैंपल को ऑर्बिटर द्वारा कैच करना है और फाइनली उसे धरती पर वापस लाना है। ये एक ऐसा अभूतपूर्व और जटिल लॉजिस्टिकल डांस है जिसे सफलतापूर्वक शेड्यूल करने में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी अब तक संघर्ष कर रही हैं। क्षुद्र ग्रह और मानवयुक्त मिशन। और ये पूरी कहानी सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। मंगल पर लैंडिंग तो संसाधनों की एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चीन की नजरें हमारे सौर मंडल के और भी गहरे और लाभदायक हिस्सों पर टिकी हुई हैं, और इसे नाम दिया गया है तियानवेन-2 मिशन। इसका उद्देश्य पृथ्वी के करीब के क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं से सैंपल लाना है। देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह असल में असीमित कच्चे माल, पानी और दुर्लभ खनिजों का एक बहुत बड़ा खजाना है। जो भी देश इस अंतरिक्ष खनन की तकनीक में महारत हासिल कर लेगा, उसे भविष्य में पृथ्वी पर कभी भी कच्चे संसाधनों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चीन की जमीनी तैयारी सच में हैरान करने वाली है। इंसानों को मंगल पर बसाने की बहुत एक्टिव तरीके से तैयारी की जा रही है। भारी पेलोड ले जाने के लिए लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट विकसित किया जा रहा है, और उससे भी अहम बात, धरती पर ही रेगिस्तानों में मंगल जैसे टेस्ट बेस बनाए गए हैं। वहां वैज्ञानिक सीमित ऑक्सीजन, पानी की रिसाइकलिंग और एक बंद जगह में रहने की मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति का लगातार परीक्षण कर रहे हैं, ताकि 2040 के दशक तक इंसानों को सफलतापूर्वक मंगल पर भेजा जा सके। नई अंतरिक्ष दौड़। तो चलिए अब इन सबको एक तटस्थ और भू राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इन तमाम शानदार वैज्ञानिक खोजों का ग्लोबल पावर डायनामिक्स के लिए असल में क्या मतलब है? साफ शब्दों में कहें तो ये एक नई तरह की अंतरिक्ष दौड़ को जन्म दे रहा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है एक कानूनी खामी, जिसे लूप होल भी कहा जाता है। आउटर स्पेस ट्रीटी बहुत स्पष्ट है कि कोई भी देश मंगल पर जाकर अपना झंडा गाड़कर ये नहीं कह सकता कि ये ग्रह हमारा है। लेकिन वहां की बर्फ और खनिजों को निकालने को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। संसाधनों का दोहन पूरी तरह से एक कानूनी ग्रे एरिया बना हुआ है। इसे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह सकते हैं। जो देश सबसे पहले मंगल पर पानी निकालने की तकनीक खोज लेगा, जो अपना पहला फिजिकल बेस बना लेगा और जो सबसे पहले अपना खुद का संचार नेटवर्क स्थापित कर लेगा, वही स्वाभाविक रूप से मंगल अन्वेषण के भविष्य को तय करेगा। और बिल्कुल यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप चीन की इन सभी गतिविधियों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत तक आते हैं। इस शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रगति ने सच में पूरा गेम बदल कर रख दिया है। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि मंगल पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। असली सवाल तो ये है कि उस लाल ग्रह के कठोर वातावरण में सबसे पहले टिकेगा कौन।
तकनीकी प्रतिस्पर्धा के इस नए युग के दांव बहुत ऊंचे हैं। ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।